हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने वाले अपने यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 3 विच इज एग्जाम्पशंस। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारे चैप्टर के अंदर गुड्स और सर्विस दोनों की एग्जाम्पशंस हमें कवर करनी है। अब सर्विस सेक्टर के अंदर कौन कौन से सेक्टर हमें कवर करने हैं, विच इज हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन वाला, एग्रीकल्चर का, लीगल सर्विस का, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर है तो गुड्स भी आएगा, बाय जीटीए, जीटीए का मतलब क्या है, गुड ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी और इंटरेस्ट। इसके साथ साथ ये वो है जो आपकी गाइडलाइन में मेंशन है। इसके साथ साथ मैं आपको एक से दो सेक्टर्स वो भी कराऊंगी जो मुझे लगता है कि आपको इंपॉर्टेंट, आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी। अब सबसे पहले फोकस करने वाला वर्ड क्या है, एग्जाम्पशंस। एग्जाम्पशन का मतलब होता क्या है, तो देखो एक चीज समझने की कोशिश करना। मैंने आपको एक वर्ड पढ़ा रखा है पहले, नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल का मतलब क्या है, एक ऐसे गुड्स की समरी, वो सारे गुड्स जो कि जीएसटी के एम्बिट में आते ही नहीं, जो कि जीएसटी के स्कोप में एम्बिट में आते ही नहीं, जिस पे जीएसटी लगता ही नहीं है, वो होते हैं बेटा नॉन टैक्सेबल। अब एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है, एग्जेम्प्ट गुड्स, एग्जेम्प्ट सर्विसेज, मतलब वो गुड्स, वो सर्विसेज जो जीएसटी के एम्बिट में तो आते हैं, पर गवर्नमेंट ने अपनी नोटिफिकेशन निकाल के, गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे क्लैरिफिकेशन देके ये कहा कि भाई अगर आप ये गुड्स की ट्रेडिंग कर रहे हो, ये गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, इनकी सर्विसेज कर रहे हो, मतलब ये सर्विसेज की आप सप्लाई कर रहे हो, तो आपको जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। देखो नॉन टैक्सेबल का मतलब क्या है, जो जीएसटी के अंदर आते ही नहीं है। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या है, जीएसटी तो लग सकता है उनके ऊपर, पर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल के ये बोल रखा है कि हम इस पे जीएसटी आपसे नहीं लेंगे। कुछ भला काम हम भी कर सकते हैं, क्यों, ताकि इकोनॉमी का सोशल ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव रहे, सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है इकोनॉमी का अचीव रहे, इसलिए गवर्नमेंट ने अपनी नोटिफिकेशन निकाल के कहा कि इन गुड्स पे, इन सर्विसेज के ऊपर हम जीएसटी चार्ज करने वाले नहीं है। अब तीसरा एक कॉर्नर रिलेटेड वर्ड आता है विच इज निल रेटेड। अब निल रेटेड का मतलब क्या होता है, निल रेटेड का सिंपल सा ये मतलब होता है कि भाई जीएसटी तो लग रहा है, पर जीएसटी का रेट क्या है, जीएसटी का रेट है 0%। जब भी जीएसटी काउंसिल बैठेगी, कोई भी रिकमेंडेशन पास होगी, डिसीजन पास हुआ, तो ये जो रेट है 0% का, इसको बढ़ा के 5%, 12%, 18%, 28% किया जा सकता है। पर एज ऑफ नाउ ये वो गुड्स है जिसपे अभी जो टैक्स रेट चल रहा है वो 0 चल रहा है। मेरे सब्जेक्ट मैटर से छोड़ो इसको, ठीक है, इसको छोड़ो, आप एग्जाम्पशन पे फोकस करो। आई होप एग्जाम्पशन वाला वर्ड आपको क्लियर हो गया। एग्जाम्पशन मतलब वो गुड्स, वो सर्विस जो गवर्नमेंट ने अपनी नोटिफिकेशन निकाल के कह दिया कि भाई हम इस पर टैक्स लेने वाले अभी नहीं है। ठीक है जी। चलो अब सबसे पहली चीज़ तो हम फोकस करेंगे ऐसे गुड्स जो कि टैक्स से एग्जेम्प्ट है, जिस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अब आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कैसे, वो आपको बोलेगा लिस्ट डाउन द नंबर ऑफ गुड्स विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो भाई आपको इस पूरी लिस्ट के अंदर से, कंप्रीहेंसिव लिस्ट के अंदर से याद करके अपने वो पॉइंटर्स लिख कर आने। कितने करने हैं, 8 से 10, 8 से 10, जो भी आपको आसान लगे कर लेना। क्या मैम इन सब के मुझे मतलब पता होने चाहिए, भाई आपके ऊपर है, आपको जो इजी लगता है वो पढ़ लो। अगर आपको लगता है नहीं मैम मुझे एक एक वर्ड की बिल्कुल इन डेप्थ डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो बेटा आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास ऑनलाइन सोर्सेज है, आप वहाँ से उनका मतलब, उनकी पिक्चर्स वगैरह सर्च कर सकते हो। अब वो प्रोमिनेंट गुड्स जो कि जीएसटी से एग्जेम्प्ट है वो कौन कौन से हैं मैम, सीड्स ऑफ सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स फॉर सोइंग, फ्रेश फ्रूट्स होंगी, वेजिटेबल्स होगी जो कि अनप्रोसेस्ड है, मिल्क हो गया, कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, ऑर्गेनिक मैन्योर, खाद, बायो फर्टिलाइजर्स, जो एनिमल की फीड है, पोल्ट्री की फीड है और एक्वेटिक की फीड है, ह्यूमन ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो एक तरीके से ये समझ में आ गया कि मैम जो मेरी खान पान की डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए उस पर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है जी। कॉन्ट्रासेप्टिव्स, स्पेसिफाइड लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन, ठीक है, प्रिंटेड बुक्स, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, एजुकेशनल टेक्स्ट बुक्स, कि भाई एक तरीके से गवर्नमेंट का सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव रहे। ठीक है जी। मैप्स, एटलस, ग्लोब्स, चपाती, रोटी एंड सिमिलर ट्रेडिशनल इंडियन ब्रेड्स, नेचुरल हनी अदर देन प्री-पैक्ड एंड लेबल्ड, राइस, wheat and other cereals, jaggery, गुड़, खांडसारी, शुगर, bran, husk and other miling residues, human hair, unworked and waste, रॉ टबैको की लीफ आ गई, फिर सारा का सारा आपका रिलीजियस सामान आ गया, जैसे कि आपकी पूजा की सामग्री, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष की माला, तुलसी कंठी माला। ठीक है। इसके बाद क्या है, ये पंच गव्या, यज्ञोपवित, मतलब आपका जो सेक्रेट थ्रेड होता है। ठीक है जी। वुडन खड़ाऊ, उसके बाद पंचामृत आ गया, विभूति आ गया। ठीक है। दिया विक जो होती है, रोली, कलावा, रक्षा सूत्र, चंदन टीका, मतलब जितना भी आपका पूजा में यूज होने वाला सामान था उस पर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। फिर उसके बाद सप्लाई ऑफ लॉटरी बाय अ पर्सन अदर देन द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरेटरी और लोकल अथॉरिटी, मतलब लॉटरी की टिकट सप्लाई कर रहे हैं पर हम गवर्नमेंट नहीं है, subject to condition that appropriate GST has been paid at the time of supply by the state government, union territory and local authority to the local distributor or the selling agent। ठीक है जी। चलो अब आगे समझो,
ये सारे तो वो गुड्स की लिस्ट थी जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, जिसमें अभी एज ऑफ नाउ जीएसटी नहीं लग रहा। अब एक हमारी नोटिफिकेशन आती है, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, जो कि कब आई थी 28 जून 2017 को। वो क्या कहती है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड हैज़ एग्जेम्प्टेड द वेरियस सर्विसेज होली फ्रॉम जीएसटी सीजीएसटी। मतलब ये सारी सर्विसेज जो मैं आगे आपको डिस्कस करने वाली हूँ, ये सारे सेक्टर्स की ये सारी सर्विसेज अगर मिल रही है तो भाई इस पर जीएसटी चार्ज होने वाला नहीं है। अब ध्यान देना, अगर मैं आपको थोड़ा सा लेकर चलूँ आपकी इनकम टैक्स की जर्नी के अंदर, तो वहाँ पे बेटा काफ़ी सारे सेक्शंस थे। जैसे कि आपने सेक्शन 10 पढ़ा, 10A पढ़ा, 1013 पढ़ा, ठीक है, 10(2) पढ़ा। तो बहुत सारे सेक्शंस थे जो कि हम कहते थे, सेक्शन 10 बात करता था एग्जेम्पशन के बारे में कि ये सारी चीज़ अगर हो रही है तो उस पर वो चीज़ें एग्जेम्प्ट एक तरीके से, उस पर आपको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सिमिलरली जीएसटी के अंदर क्या होता है बेटा, जीएसटी के अंदर होती है आपकी एंट्री। अभी जितने भी मैंने आपको सेक्टर आगे पढ़ाए थे जो कि आपकी गाइडलाइंस में मेंशन थे, लेट्स से हेल्थ केयर था, हमारा एग्रीकल्चर था, हमारा रिलीजियस चैरिटेबल था, या फिर और जो भी मेरा लीगल सर्विसेज थी, इन सब की क्या थी, गवर्नमेंट ने एंट्रीज पास करी थी। अब काफ़ी सारी बुक के रेफरेंस के अंदर ना आपको एंट्री नंबर गिवन होगा कि एंट्री नंबर दिस के अंदर ये कहा गया कि इस चीज़ की, इस सर्विस के ऊपर हम जीएसटी कलेक्ट करने वाले नहीं है या जीएसटी नहीं लगेगा। पर क्या मेरे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री लर्न करना इंपॉर्टेंट है? नहीं। बस आप अगर अपने आंसर की प्रेजेंटेशन को और ब्यूटीफाई करना चाहते हो, अच्छे तरीके से एक वेल प्रेजेंटेड आंसर लिखना चाहते हो, तो आपको ये नोटिफिकेशन नंबर याद होना मैंडेटरी है, बिकॉज जो भी एंट्री पास हुई थी वो इस नोटिफिकेशन के थ्रू हुई थी। ठीक है जी। अच्छा और सुंदर लिखना है, डेट याद रखना और बता देना कि भाई ये सर्विस जो है वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। क्लियर है? जीएसटी के अंदर एंट्री है, एंट्री याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, और नहीं ऐसा है कि मुझसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि भाई इस एंट्री में क्या लिखा था वो बता। आपको बस अपने आंसर की प्रेजेंटेशन को अच्छा करने के लिए ये नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 याद होना चाहिए। अब वन बाय वन हम एक एक सेक्टर को कंप्लीट करते हैं, और मैं आपको सच्ची बात बताती हूँ, आप एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि जीएसटी इनकम टैक्स से बहुत आसान है, पर इसके अंदर क्या है कि आपको फोकस करना है अपने पहली चीज़ तो प्रोविजन पे, और उसके बाद जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है उस पर। इसके अंदर आपको लर्निंग पार्ट बहुत ज़्यादा है, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ है, चीज़ें हैं, आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा इसके अंदर। पर शुरुआत से करोगे, अच्छे से करते हुए जाओगे, चार्ट्स की मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे, दिक्कत आने वाली नहीं है, बिकॉज बेटा बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा। पर क्वेश्चन को डिकोड करना, क्वेश्चन में लिखना क्या है, वो आपको तब पता चलेगा जब आपने अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है जी। चलो, तो पहला सेक्टर हम कवर करके चलेंगे अपना हेल्थ केयर का सेक्टर। अब हेल्थ केयर का मतलब क्या है आप खुद बताओ मैम। हेल्थ केयर, इसका मतलब तो हम ये समझ रहे हैं डीटीसी। डीटीसी का मतलब क्या है, कोई भी बीमारी है तो डायग्नोस करो, बीमारी क्या है, फिर उसका ट्रीटमेंट करो, और ट्रीटमेंट करने के बाद केयर तो करोगे ना अपनी। भाई ट्रीटमेंट करके छोड़ थोड़ी दोगे, आगे से उस चीज़ का ध्यान रखो कि ये चीज़ मैं ना करूँ। तो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर। किस चीज़ का मैम? इलनेस, बीमार पड़ गए थे, कोविड आया था, इंजरी, जा रहे थे किसी ने ठोक दिया, प्रेगनेंसी, एबनॉर्मलिटी एंड डिफॉर्मिटी। अब यहाँ पे मुझे आपको बताना है इन दोनों में फ़र्क क्या है। आई होप आपको पता ही होगा। एबनॉर्मलिटी मतलब जो बचपन से है यार, कि मतलब कोई चीज़ एबनॉर्मल है, कोई चीज़ जैसा जहाँ पे होनी चाहिए थी, जो चीज़ जो मेरा स्ट्रक्चर जैसा होना चाहिए था, जो बॉडी पार्ट जैसा होना चाहिए था वो वैसा नहीं है, एबनॉर्मल। डिफॉर्मिटी मतलब मेरे साथ कोई जैसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से वो चीज़ ख़राब हो गई, जा रहे थे एक्सीडेंट हुआ, हाथ टूट गया, डिफॉर्मिटी। तो अगर मैं कोई भी डीटीसी करा रही हूँ, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर ऑफ दीज थिंग, तो मेरे हेल्थ केयर के अंदर इंक्लूड होंगी। ठीक है जी। कहाँ पे करवा रही हूँ? किसी भी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आपको पता है बहुत सारे सिस्टम होते हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, समझ रहे हो? तो ये सारे क्या है? सिस्टम, रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अगर मैं रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन के थ्रू अपना ट्रीटमेंट करवा रही हूँ तब तो भाई एग्जेम्प्ट है। पर अगर मैं कोई ऐसा सिस्टम लगा रही हूँ जो कि रिकॉग्नाइज नहीं है तब वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब रिकॉग्नाइज्ड है कौन से? मैम एक बीमारी के काफ़ी तरीके से इलाज हो सकते हैं, इंग्लिश मेडिसिन से, देसी मेडिसिन से, आपकी योगा से। तो मतलब बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। तो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है? एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा एंड यूनानी। आपको क्वेश्चन स्पेसिफिक बताएगा, अगर ये इंक्लूड है इसके अंदर तब तो आपका एग्जेम्प्ट है। अगर इसमें से ये वर्ड जो है वो इंक्लूड नहीं है, कोई और ही वर्ड लिखा हुआ है जो कि रिकॉग्नाइज सिस्टम के अंदर नहीं आता, तब वो आपका जो होगा वो सर्विस आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। आपको इस चैप्टर के अंदर स्पेसिफिकली एग्जेम्पशन चैप्टर के अंदर दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या तो आपको पूरा का पूरा सेक्टर ही बोल देंगे, हेल्थ केयर को एक्सप्लेन करो, बताओ जी,
या फिर आपको अलग अलग पॉइंट पे क्या बना के देंगे, एडजस्टमेंट्स। आपसे पूछेंगे कि बताओ भाई टैक्सेबल होगा एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल होगा एग्जेम्प्ट होगा। क्योंकि पहले क्या था, पहले आपके सिनारियो में ऐसे क्वेश्चन आते थे कि पहले आपको ना एडजस्टमेंट दी जाती थी कि बताओ टैक्सेबल एग्जेम्प्ट। अब उन्होंने कहा नहीं, हम तो बच्चों को पूरा पढ़वाएंगे, तो इसलिए कभी कभार क्वेश्चन ऐसे बोलते हैं कि पूरा हेल्थ केयर एक्सप्लेन करो। तब बेटा उसके अंदर आप क्या करोगे, जब तक आपको ये नहीं पता कि एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, हाँ ऐसा ऐसा कुछ पढ़ा था, मुझे याद भी तो होना चाहिए। तो इसलिए कह रही हूँ अच्छे से फोकस करके पढ़ना। हेल्थ केयर में क्या आता है समझ में आ गया, इंक्लूड्स। अगर कोई भी पैसेंजर अपने घर से हॉस्पिटल जा रहा है, ये मेरा घर है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, ठीक है, तो जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए। तो भाई घर से हॉस्पिटल एम्बुलेंस लेके जा रही है, हॉस्पिटल से घर एम्बुलेंस लेके जा रही है, तो वो भी हेल्थ केयर के अंदर ही आएगा। ये वाली सर्विस जो एम्बुलेंस की है वो भी एग्जेम्प्ट होगी। पर एक चीज़ समझना, हेल्थ केयर में क्या चीज़ नहीं आएगी। अब बहुत ज़्यादा ना, ये आपका पता है बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर ट्रेंड चल रहा है कि भाई हम तो प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे, हमारी जो टेढ़ी मेढ़ी नाक है उसको काफ़ी शार्प बनाएंगे, जॉ लाइन बनवाएंगे, ऐसे करेंगे, लिप प्लम्पिंग कराएंगे। तो बेसिकली ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें कि आप अपने आप को, बॉडी को और ब्यूटीफुल बनवा रहे हो, सुंदर कर रहे हो, अपने आप को और प्रेजेंटेबल कर रहे हो, एक तरीके से आपकी लग्जरी चीज़ों में आ गया। तो वो बेटा अगर आप ऐसी कोई सर्विस करा रहे हो तो वो तो आपकी टैक्सेबल होगी। हाउएवर आप अगर अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करा रहे हो टू रीस्टोर और रिकंस्ट्रक्ट एनाटॉमी और द फंक्शंस ऑफ बॉडी अफेक्टेड ड्यू टू कॉग्निटिव डिफेक्ट्स, डेवलपमेंटल एब्नॉर्मलिटीज, इंजरी और ट्रॉमा। इसका मतलब मैम अगर मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, क्यों करवाई, क्योंकि कहीं मैं जा रही थी, किसी ने एसिड अटैक किया, समझ रहे हो, तो इस वजह से फेस पूरा खराब हो गया, तो इसलिए प्लास्टिक सर्जरी करवाने की रिक्वायरमेंट हुई। तो भाई वो आपका टैक्सेबल नहीं होने वाला, वो एग्जेम्प्ट होगा। बिकॉज वो किस लिए हुआ, वो आपने अपनी इंजरी, ट्रॉमा से अपलिफ्ट करने के लिए, वो जो आपके साथ एब्नॉर्मलिटी हुई उस चीज़ को रिकवर करने के लिए किया। तो मतलब अगर कोई भी पर्सन अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा रहा है, कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी करवा रहा है, तो भाई वो टैक्सेबल होगी। पर अगर उस चीज़ से आपको कोई फंक्शन रिस्टोर हो रहा है, वो आपका कोई कॉग्निटिव डिफेक्ट ठीक हो रहा है, कोई आपकी इंजरी, ट्रॉमा ठीक हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक सर्जरी जो हमने कंडक्ट करी थी वो एक न्यू बॉर्न बेबी के लेफ्ट लिप को ठीक करने के लिए करी थी। उसका जो लिप था ऊपर का, वो बेसिकली ख़राब था, तो उसको ठीक करने के लिए हमने उसकी प्लास्टिक सर्जरी करी। तो भाई हमने एक तरीके से उसके कॉग्निटिव डिफेक्ट को ठीक करने के लिए करी है, तो इस चीज़ के ऊपर जीएसटी लगने वाला नहीं है। तो मैम एक चीज़ मैं ये समझ पाई कि हेल्थ केयर के अंदर मेरी इंजरी, इलनेस, प्रेगनेंसी, एब्नॉर्मलिटी, डिफॉर्मिटी से रिगार्डिंग कोई भी अगर मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ किसी भी रिकॉग्नाइज सिस्टम के थ्रू, जो कि क्या है, एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा और यूनानी, तब तो मेरा एग्जेम्प्ट है। भाई घर से जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल जा रहा है, हॉस्पिटल से घर आ रहा है, कहाँ से, टू एंड फ्रॉम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, क्या होता है आगे समझाऊंगी। तो भाई वो चीज़ पे भी जीएसटी लगने वाला नहीं है। पर अगर आप कोई चीज़ ऐसे करा जिससे आप अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हो, प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हो या कोई भी ऐसी हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हो, कॉस्मेटिक सर्जरी करा रहे हो, तो उस पर जीएसटी लगेगा। पर अगर आप उससे अपने कॉग्निटिव डिफेक्ट्स को ठीक कर रहे हो, डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ को ठीक कर रहे हो, इंजरी, ट्रॉमा को ठीक कर रहे हो, तो उस पर जीएसटी लगने वाला नहीं है। तो यहाँ पे फोकस करो, एग्जाम्शन में क्या लिखा हुआ है, अगर आपने किसी भी सीनियर डॉक्टर को हायर किया, कोई कंसल्टेंट को, कोई टेक्नीशियन को हायर किया, हॉस्पिटल ने हायर किया, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। आप हॉस्पिटल के पास गए, ठीक है जी, आपकी सर्विसेज जो है उस पर जीएसटी लगने वाला नहीं है। हॉस्पिटल ने क्या करता है, हॉस्पिटल उनके खुद के डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो हॉस्पिटल के डॉक्टर, मतलब बेसिकली हॉस्पिटल क्या करता है, डॉक्टर्स को हायर करते हैं कि इतने बड़े डॉक्टर हैं, इनको हम बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ आओ, आप हमारे यहाँ आओ, हम आपको हायर करते हैं, हम हायर करते हैं कि आप मैक्स के डॉक्टर के लाए जाओगे। तो भाई वो जो चीज़ है वो भी एग्जेम्प्ट है। रिटेंशन मनी टेकन बाय द हॉस्पिटल, अब ये क्या चीज़ हुई, अब हॉस्पिटल ने मेरे को बिल बना के दिया 1000 रुपये का, इस पे जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है जी। अब हॉस्पिटल ने क्या किया, 700 रुपये तो डॉक्टर को दे दिए, 300 रुपये जो एंसिलरी सर्विसेज थी, जो मतलब नर्सेज वगैरह आई, मेरे जो रूम में आई, मेरा ध्यान रखा, मुझे खाने पीने को दिया गया, डॉक्टर ने उसके काटे, विच इज़ 300 रुपीज़ रिटेंशन मनी। तो जो रिटेंशन मनी हॉस्पिटल रख रहा है, क्या उस पर जीएसटी है, नहीं है। फूड सप्लाई टू द एडमिटेड पेशेंट, भाई कोई बीमार है उसको खाना दोगे, दलिया खिचड़ी दोगे, तो जो आप खाना दे रहे हो उस पर क्या जीएसटी चार्ज करोगे, नहीं करोगे। ऑपरेशन थिएटर के जो चार्जेस उस पर जीएसटी चार्ज होगा, नहीं होगा। पर जीएसटी चार्ज होगा किसके ऊपर, भाई आप पेशेंट हो, आपके साथ आपके चाचा, दाई, चाची सब आ गए, नॉन एडमिटेड पेशेंट्स और अटेंडेंट्स, उनको जो खाना मिल रहा है उस पर जीएसटी चार्ज होगा। जो खाना डॉक्टर स्टाफ को मिल रहा है कि अच्छा सा ऑपरेशन हो, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, चलो अब काम करते हैं, हम चाट पकौड़ी खा के आते हैं, डॉक्टरों को समोसे बांटे जा रहे हैं, स्टाफ को दिए जा रहे हैं, तो जो फूड उनको सप्लाई हो रहा है वो टैक्सेबल। आउटसोर्स बाय हॉस्पिटल टू आउटडोर क्रिएटर्स,
भाई क्या होता है, आपने काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स के अंदर देखा है कि ना बाहर हॉस्पिटल के बाहर क्या होता है, कैंटीन सी बनी हुई होती है एक तरीके से, केटरर होता है बाहर से जो उन्होंने आउटसोर्स करवा रखे होते हैं, हॉस्पिटल के खुद के नहीं होते हैं, बाहर के होते हैं। ठीक है, तो भाई वो जो आपको खाना देंगे अगेन टैक्सेबल। अमाउंट चार्ज बाय कोल्ड ब्लड बैंक फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स टैक्सेबल। अब आप ये कहोगे कि मैम ये कोल्ड ब्लड बैंक क्या होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स क्या होता है, बेटा इतना डीप में मत जाओ, बिकॉज आप ना जीएसटी में खुद फील करोगे कि मेरे को इस पर्टिकुलर एग्जाम्पशन वाले चैप्टर के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं मतलब में जाऊँगा तो बहुत कंफ्यूज हो जाऊँगा। तो जो आपको लगता है आप सर्च कर सकते हो कि मैम मुझे इसका मतलब पता होना चाहिए, आप सर्च कर लेना। बाकी इसको ध्यान रखना, अब ये मैंने लिखे कैसे, इनके ऊपर आपकी पर्टिकुलर एक एक एडजस्टमेंट बनकर आती है। भाई अगर आपने डॉक्टर को हायर किया एग्जेम्प्ट है, पैसा आपने हॉस्पिटल में रखा एग्जेम्प्ट है, खाना पेशेंट को दिया एग्जेम्प्ट है, ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस एग्जेम्प्ट है। टैक्सेबल कहाँ होगा, जीएसटी कहाँ लगेगा, अगर खाना नॉन एडमिटेड पेशेंट्स को दिया, डॉक्टर को दिया, जो आउटसोर्स करी गई थी कैंटीन उससे, और चार्जेस जो कि कोड ब्लड बैंक फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स है। ठीक है, अब एग्जाम्पशन रिलेटेड टू हेल्थ केयर। हेल्थ केयर सर्विसेज क्या मानूँ, हेल्थ केयर का मतलब क्या है, कोई भी सर्विसेज अगर मुझे कोई क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट दे रहा है, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या है, वो बेटा हॉस्पिटल भी हो सकता है, कोई नर्सिंग होम, कोई क्लिनिक, कोई पैथोलॉजिकल लैब, कुछ भी हो सकता है। एक तरीके से क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट में सब चीज़ें कवर होगी, एक डॉक्टर का छोटा सा क्लिनिक भी कवर है, एक नर्सिंग होम भी कवर है, और एक फुल फ्लेज हॉस्पिटल भी कवर है। या फिर कोई ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर दे रहा है, या फिर पैरामेडिक्स। पैरामेडिक्स क्या होता है, पूरे प्रॉपर डॉक्टर नहीं होते, ये होते हैं आपके टेक्नीशियंस, नर्सिंग स्टाफ, लैब असिस्टेंट, फिजियोथेरेपिस्ट, ये आपके कौन होता है, पैरामेडिक्स। तो कोई भी सर्विसेज ये लोग अगर आपको दे रहे हैं तो वो हेल्थ केयर की सर्विस के अंदर माना जाएगा। एम्बुलेंस की सर्विस हेल्थ केयर में मानी जाएगी, मैंने आपको बताया था। प्रोवाइडेड नथिंग इन दिस एंट्री shall apply to the services provided by clinical establishment by way of providing room other than ICU, CCU, ICCU, NICU having a room charges exceeding rupees 5,000 per day to a person receiving healthcare services। समझ में आया मैम? समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आया। अब बिल्कुल डिकोड करके बताती हूँ। ये सिंपल चीज़ ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर आपको नॉर्मल रूम आपको मिलता है, नॉर्मल रूम का किराया जो हॉस्पिटल आपसे पर डे बेसिस पे चार्ज कर रहा है, अगर वो 5,000 से ज़्यादा चार्ज कर रहा है तब तो टैक्सेबल है। 5,000 या उससे कम चार्ज कर रहा है एक दिन का किराया, तब वो एग्जेम्प्ट है, उस पर रूम पे वो जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। फिर बात करते हैं आईसीयू, सीसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू। 5,000 है, 5,000 से कम है, 5,000 से ज़्यादा है, आपका रूम रेंट कुछ भी हो एग्जेम्प्ट है, जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ये इस एंट्री का मतलब है कि अगर किसी भी पेशेंट को नॉर्मल रूम मिला, नॉर्मल रूम का किराया एक दिन का 5,000 से ऊपर का है तो उस पर हम जीएसटी चार्ज करेंगे। हाउएवर अगर आईसीयू है, कोई भी चीज़ है जो ऑपरेशन थिएटर वगैरह है, उसका किराया कुछ भी हो एक दिन का, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद मैम अगर जो इंसान होते हैं, इंसानों की जो हेल्थ केयर है वो एग्जेम्प्ट है, तो एनिमल्स की, बर्ड की जो हेल्थ केयर होगी क्या उस पर जीएसटी चार्ज करेंगे? नहीं ना। तो वो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी है, हेल्थ केयर ऑफ एनिमल और बर्ड सर्विसेज, वेटरनरी क्लिनिक जो प्रोवाइड कर रहा है वो भी हमारी एग्जेम्प्ट होती है। फिर आगे पढ़ो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल बाय वे ऑफ रिहेबिलिटेशन, थेरेपी, काउंसलिंग एंड मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट। जो मेरा मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट है या क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट है, वहाँ पे मुझे थेरेपी दी जा रही है, एक साइकेट्रिस्ट है वो मेरे दिमाग की ठीक कर रहे हैं हालत, थेरेपी है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कोई गवर्नमेंट सेंटर, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, जो कि कहाँ कवर है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, सेक्शन 12AA और 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस नहीं, वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12AA और 12AB के अंदर कवर है, अगर वो कोई थेरेपी, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, कोई काउंसलिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो चीज़ पे भी जीएसटी चार्ज होने वाला नहीं है। अब हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैम बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ, उस क्वेश्चन से आपको ईजिली सारी चीज़ें रिटेन हो जाएंगी। मैं फटाफट से आपको एक रैपिड फायर रिवीजन करा देती हूँ। सबसे पहला सेक्टर जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हेल्थ केयर का। उसके अंदर मैंने क्या बताया, DTC, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ केयर, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और केयर किसका, आपकी कोई इंजरी, इनलेस, प्रेगनेंसी, एबनॉर्मलिटी, डिफॉर्मिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज सिस्टम के थ्रू। मेन फोकस करने वाली भी चीज़ क्या है, आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिकॉग्नाइज सिस्टम है कौन कौन से, एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा और यूनानी। उसके बाद एम्बुलेंस के सर्विसेज मैम वही ट्रांसपोर्टेशन वाली एग्जेम्प्ट है। उसके बाद मैम अगर कोई भी मैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन, कॉस्मेटिकल, प्लास्टिक सर्जरी करवा रही हूँ खूबसूरत दिखने के लिए तो टैक्सेबल, पर अगर कोई कॉग्निटिव डिफेक्ट है उसको ठीक करने के लिए तो एग्जेम्प्ट। उसके बाद मैम अगर पेशेंट को खाना मिल रहा है एग्जेम्प्ट, पर पेशेंट के साथ आए हुए चाचा, दाई, चाची, इन सबको खाना मिल रहा है तो टैक्सेबल। मैम अगर डॉक्टर हमने हायर करे तो एग्जेम्प्ट, पर डॉक्टर को हमने खाना पीना दिया तो टैक्सेबल। मैम ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस जो है वो एग्जेम्प्ट है। कोड ब्लड बैंक से जो अमाउंट हम चार्ज कर रहे हैं वो टैक्सेबल है।
ठीक है जी। रिटेंशन मनी जो हॉस्पिटल रख लेता है एग्जेम्प्ट है। मैम अगर हमने हॉस्पिटल ने क्या किया, किसी बाहर वाले केटर को आउटसोर्स कर दिया और केटर जो है खाना दे रहा है, तो वो टैक्सेबल होगा। हेल्थ केयर के अंदर क्या आता है मैम, सारी चीज़ें। उसके बाद रूम का मैंने आपको समझा ही दिया कि नॉर्मल रूम है 5,000 तक का है तो एग्जेम्प्ट, 5,000 से 1 रुपये भी ऊपर उसका चार्ज हो गया रूम रेंट तो टैक्सेबल। आईसीयू वगैरह है, क्रिटिकल स्टेज है, कोई भी अमाउंट चार्ज हो पर डे बेसिस पे एग्जेम्प्ट ही रहने वाली है। मैम आदमी लोगों के साथ, ह्यूमन के साथ साथ एनिमल, बर्ड्स वगैरह जो है, अगर उनका हेल्थ केयर हो रहा है किसी वेटनरी क्लिनिक के थ्रू, वो भी आपका एग्जेम्प्ट होगा। और जो भी आपकी सर्विसेज, आपको थेरेपी वगैरह, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी सर्विसेज वगैरह दी जा रही है, वो भी आपकी एग्जेम्प्ट रहने वाली है। डन है। आ जाओ FMC 1। ध्यान से समझना, एक एक चीज़ बहुत ईजी है, आपको खुद फील होगा कि भाई बहुत ईजी है। आशा मेडिकल सेंटर एक क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट है, सामने से ही बता दिया क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट है, हेल्थ केयर में इंक्लूड होगा, ठीक है। कुछ सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि उसकी GST की लायबिलिटी क्या होगी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड GST लायबिलिटी, कि क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई है। वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है कि टोटल कितना ट्रांजैक्शन वैल्यू है, टीवी ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है, और GST कितना लगेगा आशा मेडिकल सेंटर के ऊपर, अगर इन लाइट ऑफ द रेलेवेंट GST प्रोविजन। जितनी भी सर्विसेज आशा मेडिकल सेंटर को ही है वो सारी इंट्रा स्टेट सप्लाई है और उस पर GST लगेगा 9% का, ठीक है जी। 9% का GST इसके ऊपर लगने वाला है। चलो जी, इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट सच थेरेपी इज नॉट रिकोगनाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन द टर्म ऑफ सेक्शन 28 ऑफ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट। कह रहे 10 लाख रुपए मैंने खर्च कर दिए, ये सारी जो अमाउंट है वो एक्सक्लूडिंग GST, मतलब इस पे GST लगना भी बाकी है। दिस इज ओनली द बेटा ट्रांजैक्शन वैल्यू, इस पे GST अभी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन आती है रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट, कह रहे हैं ये रिकोगनाइज सिस्टम में काउंट नहीं होती, तो अगर रिकॉग्नाइज सिस्टम में काउंट नहीं होती तो भाई इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होगी कि मैम इस पे तो टैक्स मुझे देना पड़ेगा, ठीक है जी। 10 लाख रुपए मैं ऐड कर लूँगी अलग से और वहाँ पे उस पर टैक्स दूंगी। आगे प्लास्टिक सर्जरीज, अब डिपेंड करता है प्लास्टिक सर्जरी कैसी हो रही है, डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हो रही है या सुंदर देखने के लिए हो रही है। तो वन सच सर्जरी वॉज कंडक्टेड टू रिपेयर द क्लेफ्ट लिप ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। जो पैसा उस चीज़ के लिए चार्ज किया गया था वो 1 लाख रुपीज़ चार्ज किया गया था। टोटल अमाउंट जो प्लास्टिक सर्जरी की जो खर्च हुई है वो 20 लाख रुपए है, पर 1 लाख रुपए जो है वो कॉग्निटिव डिफेक्ट को ठीक करने के लिए किए गए। तो इसका मतलब क्या है मैम, 1 लाख पे तो GST नहीं लगने वाला और बाकी जो मेरे 19 लाख है उसके ऊपर GST मेरा लगेगा। ये बात क्लियर हो गई। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे जो 19 लाख है उस पर मेरा GST चार्ज होगा। GST किस अमाउंट पे चार्ज होगा, GST विल बी चार्ज ऑन 19 लाख। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। आगे चलो नेक्स्ट कह रहे हैं एयर एम्बुलेंस सर्विसेज टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकली इल पेशेंट्स फ्रॉम अ डिस्टेंट लोकेशन टू आशा मेडिकल सेंटर। उनकी लोकेशन से उठाकर उन्हें क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट में लेकर आते हैं। मैम एम्बुलेंस की सर्विस क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। तो 1 लाख रुपीज़ वी विल नॉट कंसीडर बिकॉज ये एग्जेम्प्ट होते हैं, GST इस पर नहीं लगता। उसके बाद ऑल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट बाय वे ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा रिकॉग्नाइज सिस्टम के अंदर आता है। सच थेरेपी इज रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मैंने बताया था ये भी 2.5 लाख रुपए आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे बिकॉज जो भी हमने ट्रीटमेंट कराया वो रिकॉग्नाइज सिस्टम के अंदर आता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स, मैंने क्या बताया, कोई भी सर्विसेज प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स के लिए है, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स के लिए है। तो क्या थी मैम, ये मेरी टैक्सेबल थी। 2 लाख रुपीज़ ये क्या हो जाएंगे मेरे टैक्सेबल। कोड ब्लड बैंक फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स, ये क्या हो जाएंगे 2 लाख रुपीज़ टैक्सेबल। फिर उसके बाद सर्विसेज बाय प्रोवाइडिंग ICU, मैम रूम का क्या बताया था, नॉर्मल रूम 5,000 रुपये तक एग्जेम्प्ट, उसके बाद टैक्सेबल। ICU वगैरह है, कोई भी अमाउंट हो, चाहे 5,000 हो, 5,000 से ऊपर हो, कम हो, आपका पूरा एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पे 8,000 रुपीज़ पर डे हम चार्ज कर रहे हैं और टोटल जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ है वो 16 लाख रुपये है, एग्जेम्प्ट है, GST लगने वाला नहीं है। रूम्स प्रोवाइडेड टू पेशेंट, डीलक्स रूम मिला और नॉर्मल रूम मिला। डीलक्स रूम नॉर्मल रूम ही कंसीडर करो एक तरीके से, नॉर्मल से थोड़ा अपग्रेडेड, पर ये ICU नहीं है। इसको कन्फ्यूजन मत करना कि ये ICU की बात हो रही है, नॉर्मल रूम्स की ही बात हो रही है। सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ उसके अंदर है और 7,000 रुपये दिन का हम चार्ज कर रहे हैं। मैम 5,000 से 1 रुपया भी ऊपर हो जाएगा तो वो मेरा GST की कैटेगरी में आ जाएगा, इस पर GST चार्ज होगा। तो 14,70,000 पे GST चार्ज होगा। जो नॉर्मल रूम है, नॉर्मल रूम का पर डे चार्जेस कितना है, 4,000 रुपीज़, 5,000 के लिमिट से कम है तो इस पर GST चार्ज नहीं होगा। तो भाई 10 लाख, 19 लाख, 2 लाख और 14,70,000 इन 4 ट्रांजैक्शन के ऊपर मेरा GST चार्ज होगा, ठीक है जी। बस आपको यही चीज़ यहाँ पे बतानी है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ जाओ 10 लाख, 19 लाख,
10 लाख, 19 लाख, ठीक है। उसके बाद इन दोनों ट्रांजैक्शन पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा, ये मैंने बता ही दिया। 2 लाख और 14,70,000, 2,14,70,000, टोटल आपका आ जाएगा 45,70,000। 45,70,000 का 9%, 45,70,000 का 9%, ये आपका जीएसटी अमाउंट निकल कर आ गया। बताओ कितना इजी था। और जो मैंने आपको बताया ये सारे उनके वर्किंग नोट यहाँ पे टेस्ट कर रखे कि उनका रीजनिंग क्या है पीछे, उनके पीछे उस चीज़ की रीजनिंग क्या है। तो देखो मैंने ही बताया था आपको 4 ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होंगी आपकी, 4 ही ट्रांजैक्शन टैक्सेबल हुई है और उसके ऊपर 9% के हिसाब से जीएसटी कैलकुलेट करके निकल गया। डन है। हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया एग्जेम्प्ट है जीएसटी से। जो डेफिनेशन है हेल्थ केयर की उसके अंदर हम सारे रिकग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन को इंक्लूड करते हैं। क्या है रिकग्नाइज सिस्टम मैम? एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, ठीक है जी। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने बता दी, एक एक करके सारी सारी ट्रांजेक्शन लिख दी, वर्किंग नोट का हमने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया और बता दिया कि भाई ये हमारा टैक्सेबल होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखो वर्किंग नोट में हेकी जो है नॉट रिकग्नाइज सिस्टम है, रेकी। उसके बाद हेल्थ केयर सर्विसेज जो होती है इसके अंदर कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी जो होती है वो इंक्लूड नहीं होती, एक्सेप्ट अगर वो आपको रीस्ट्रक्चर करे आपके एनाटॉमी को, कॉग्निटिव डिफेक्ट्स को। हेल्थ केयर सर्विसेज अगर हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो मेरी एग्जेम्प्ट है। आयुर्वेदा रिकग्नाइज सिस्टम है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोड ब्लड बैंक बाय द प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स और एनी अदर सर्विसेज वो टैक्सेबल है जीएसटी के अंदर। देयरफॉर जो सर्विस प्रोवाइड करी गई है कोड ब्लड बैंक जो कि आशा मेडिकल सेंटर ऑपरेट कर रहा है वो भी टैक्सेबल होगी, ठीक है जी। और फिर लास्ट में उन्होंने क्या बता दिया, आईसीयू वाला चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि एक्सीड कर रहा है 5,000 पर डे से इसलिए टैक्सेबल होगा, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट सेक्टर पे मूव ऑन करते हैं विच इज एग्जेम्पशन इन एजुकेशनल सेक्टर। सेकंड सेक्टर कौन सा है मेरा? एग्जेम्पशन इन एजुकेशनल सेक्टर। अब एजुकेशनल सेक्टर को बेटा बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आ जाओ इस फेस पे, ये क्या हुआ है? अगर कोई भी सर्विसेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ले रहा है इनवर्ड, अगर कोई भी सर्विसेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ले रहा है तो क्या होगा? 3 टाइप की सर्विसेज जो है वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लेता है। पहली कौन सी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ, केटरिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग। बच्चों को ले आओ, टीचर को ले आओ, केटरिंग की सर्विसेज, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा उसका सिक्योरिटी का, क्लीनिंग का, साफ सफाई का, ये सारी सर्विसेज पहली टाइप की सर्विस हो गई। सेकंड टाइप की सर्विस सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन एज जर्नल और पीरियोडिकल्स। मतलब एक तरीके से क्या है कि कोई बुक्स, मैगजीन्स वगैरह जो ऑनलाइन पब्लिकेशन एक तरीके से हो गई, तो ऑनलाइन एजुकेशन दे रही है जर्नल और पीरियोडिकल्स की फॉर्म में। सेकंड टाइप ऑफ सर्विस जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लेता है। और थर्ड टाइप क्या है? सर्विसेज रिलेटेड टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। सामने वाले किसी पर्सन से बोला कि भैया एक काम करो, आप हमारे कॉलेज के अंदर हमारे स्कूल में एडमिशन करवाओ, ठीक है जी, और एग्जामिनेशन अपना कंडक्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल सर्विस बाय वे ऑफ प्रिंटिंग ओएमआर शीट। ओएमआर शीट आप प्रिंट कराओ, क्वेश्चन पेपर आप बनाओ, आंसर बुकलेट आप बनाओ। तो अगर ये सर्विस है तो वो भी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको रिलेट करने की कोशिश करवाऊँ तो देखो डीयू के अंदर जो आपका एंट्रेंस टेस्ट लेता है वो होता है सीयूईटी के थ्रू, ठीक है जी। डीयू के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूईटी पास करना होता है। और सीयूईटी कौन करवाता है? सीयूईटी कराता है आपका एनटीए, ठीक है जी, ठीक है, नेशनल टेस्ट एजेंसी सीयूईटी कराता है एनटीए। तो बेसिकली डीयू जो है एनटीए से सर्विस लेता है विद रिस्पेक्ट टू एडमिशन और आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करना। तो सीयूईटी को करवाने के लिए वही लोग उसका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करते हैं, उसकी आंसर बुकलेट डिज़ाइन करते हैं, ओएमआर शीट डिज़ाइन करते हैं, तो वो सर्विस, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर आपका प्री स्कूल भी आता है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो आपका गवर्नमेंट स्कूल हो, हायर सेकेंडरी स्कूल भी आता है, सारी चीज़ें आती हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर आपके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशन जो कि एजुकेशन दे रहे हैं विच इज़ रिकग्नाइज बाय द लॉ, क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज बाय द लॉ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मान लो कॉलेज है जो कि डिग्री कोर्सेज ऑफर कर रहा है जैसे कि एलएलबी, एलएलएम, तो वो सब चीज़ें। फिर तीसरे टाइप के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं? अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज जो प्रोवाइड करते हैं, और दो ही इस कैटेगरी के अंदर डिफाइंड है विच इज एनसी वेट और एससी वेट, एससीवीटी, एनसी वेट और एससीवीटी। अब एनसी वेट का मतलब क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एंड एससीवीटी का मतलब क्या होता है? स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। दो ही इसके अंदर कवर है। चौथा सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स, जैसे कि बिहार बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया, सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया। टू द एक्सटेंट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू द स्टूडेंट, जितना वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं वो। तो 4 तरीके की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस डिफाइन करे गए हैं इस एंट्री के अंदर, और 3 तरीके की सर्विसेज बताई गई है कि 3 तरीके की सर्विस वो लेते हैं। अब एग्जेम्पशन किसके लिए, कौन सी चीज़ एग्जेम्प्ट है? तो एक चीज़ देखना 3, जो ये थर्ड वाली सर्विस है वो सबके लिए एग्जेम्प्ट है,
मतलब चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो अप्रूव वोकेशनल कोर्सेज कराने वाले NCVET हो, SCVT हो, या फिर आपके कोई भी बोर्ड वगैरह हो, अगर वो कोई सी भी कंपनी या कोई सी भी एजेंसी या किसी भी को ऑथराइज करते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ पे एडमिशन करवाओ, आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाओ, तो जो थर्ड वाली चीज़ है, ये जो थर्ड वाली सर्विस है, सब लोगों के लिए क्या है, एग्जेम्प्ट है। अब डिफरेंस कहाँ आता है मैम, यहाँ पे सिर्फ 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 and 3 है, यहाँ पे 2 and 3। इसका मतलब क्या है, अगर प्री स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, फर्स्ट एंड थर्ड बच्चों की सर्विसेज, फैकल्टी की, केटरिंग की, सिक्योरिटी की, क्लीनिंग की, एंड साथ साथ में ये आपकी एडमिशन वाली सर्विसेज, दोनों सर्विसेज लेते हैं तो वो एग्जेम्प्ट है। सेकंड वाली सर्विस ले रहे तो टैक्सेबल हो जाएगी। एग्जेम्प्ट कौन कौन सी है मैम, स्कूल के लिए फर्स्ट एंड थर्ड ही एग्जेम्प्ट है, बाकी अगर सेकंड ले लेते हैं तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेकंड एंड थर्ड इज एग्जेम्प्ट, अगर वो फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन और स्टूडेंट की सर्विस ले लेते हैं तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। और ये बेटा बहुत ऑब्वियस भी है, आप अगर एक चीज़ सोचने की कोशिश करोगे, आज अपने कॉलेज जाते हो, क्या कॉलेज की बस आती है आपको लेने के लिए? टीचर्स हैं आपके कॉलेज के अंदर जो आते हैं अपने खुद के कन्वेंस से आते हैं, क्या कॉलेज के जो व्हीकल वगैरह है वो उनको लेकर आता है, कॉलेज की वैन उनको लेकर आती है? नहीं। तो इससे आपको याद भी रहेगा कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फर्स्ट वाली चीज़ तो अप्लाई होती ही नहीं। अगर ऐसा होता, GST चार्ज नहीं होता, तो आप भी बसों में जा रहे होते कॉलेजेस की, ठीक है जी। तो इससे ये याद हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 क्यों नहीं है उसका लॉजिक बताती हूँ। स्कूल के टाइम पे कोई भी ऑनलाइन जर्नल्स, मैगजीन आपको मिली थी, पीरियोडिकल्स मिले थे? ऐसा बहुत कम है, बहुत रेयर है, ऐसा नहीं होता। मेजरली जो चीज़ें होती है ना कॉलेज टाइम पे ही ऑनसेट होती है, स्टार्ट। तो इसलिए सेकेंड वाली चीज़ जो है, ये जो सर्विस है, अगर स्कूल वगैरह को मिल रही है तो वो टैक्सेबल होगी। बाकी 3 जो है वो सबके अंदर कॉमन है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस चार्ट को अच्छे से लर्न कर लोगे तो आपको फिर इसके अंदर कन्फ्यूजन आएगी। तो अब इसका क्रक्स ये है कि मैम अगर कोई भी स्कूल वगैरह है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, अगर स्टूडेंट की, फैकल्टी, स्टाफ की, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग की सर्विस, और साथ साथ में थर्ड वाली सर्विस विच इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एडमिशन, ये वाली सर्विसेज अगर ले रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। बाकी कोई और लेगा तो टैक्सेबल। कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन जर्नल्स की सर्विसेज और एडमिशन वाली सर्विस, ये 2 सर्विस ले रहे हैं तो एग्जेम्प्ट, बाकी टैक्सेबल। जो मेरे अप्रूव वोकेशनल कोर्सेज वगैरह हो रहे हैं वो थर्ड वाली सर्विस लेंगे तो एग्जेम्प्ट, बाकी दोनों लेंगे तो टैक्सेबल। और जो सेंट्रल स्टेट बोर्ड वगैरह होते हैं ये थर्ड वाली सर्विस लेंगे तो एग्जेम्प्ट, बाकी ऊपर की 2 लेंगे तो टैक्सेबल, ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट कमेंट क्या है, द अबव एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ओनली फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है, जो मेरे कॉलेजेस है, स्कूल है, अगर वो गुड सप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट को, जैसे कि स्टेशनरी हो गया, बुक्स हो गई, यूनिफॉर्म वगैरह होगी, तो एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाली। फिर क्या होगा, फिर GST चार्ज करना ही पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर होगी। तो इतने फेस के अंदर हमने ये समझा कि अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कोई सर्विस मिल रही है तो वो टैक्सेबल होगी या एग्जेम्प्ट होगी। अब यहाँ पे बेटा बात हो रही है आउटवर्ड की, कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर कोई सर्विस दे रहा है तो क्या होगा। तो देखो, सर्विसेज सप्लाइड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एग्जेम्पशन कौन कौन सी सर्विस के अंदर मिलेगी, अगर कोई भी सर्विस सप्लाई कर रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, स्टाफ को, कैसी, वाइल चार्जिंग देम एजुकेशनल फीस, लैब चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग। भाई स्कूल में आप जाते हो तो स्कूल में स्कूल की बस होती है, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस, तो आप कंप्यूटर लैब यूज़ करते हो, साइंस लैब यूज़ करते हो, लैब की चार्जेस, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड के चार्जेस होते हैं, केटरिंग के चार्जेस होते हैं, एजुकेशन की आपकी जो फीस होती है वो होती है। तो ये सारी चीज़ें जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर GST चार्ज आपसे नहीं करेगा। सेकेंड, सर्विस बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन अगेंस्ट द एंट्रेंस फीस। भाई कोई भी अगर वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है तो उसके लिए जो भी आपसे फीस मांगते हैं वो, कि एंट्रेंस के लिए अपने आप को एडमिट करने के लिए फीस दो, तो उस पर GST चार्ज नहीं होगा। टैक्सेबिलिटी कवराइज होगी। कोई भी सर्विस अगर किसी पर्सन को दी जा रही है, सर्विसेज सप्लाइड टू एनी पर्सन अदर देन स्टूडेंट, वो बच्चा नहीं है, ना फैकल्टी है, ना ही स्टाफ मेंबर है उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। ये सारी सर्विसेज अगर स्टूडेंट, फैकल्टी या स्टाफ को मिल रही है तो एग्जेम्प्ट, अदरवाइज टैक्सेबल। एग्जाम्पल, ऑडिटोरियम स्कूल ने कहा कि खाली पड़ा रहता है, एक काम करते हैं, दे देते हैं, किसी को कोई छोटा मोटा फंक्शन करना होगा कर लेगा उसके अंदर। ऑडिटोरियम ऑफ स्कूल गिवन टू अदर फॉर सेमिनार्स, सेमिनार कंडक्ट करने के लिए स्कूल ने अपना ऑडिटोरियम किसी और को दे दिया। स्कूल के बच्चों को देता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, कॉलेज के बच्चों को देता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, किसी और को दे दिया, तो वो जो सर्विस है उस पर जो वो पैसा चार्ज करेगा उस पर GST लगा के देगा। प्लेसमेंट सर्विस टू कॉर्पोरेट्स, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं कॉलेजेस के पास कि भैया हमारी वैकेंसी फिल करा दो, इंटर्नशिप प्रोवाइड करवा रहे हैं हम, तो भाई वो जो पैसा आपसे लेंगे ना ये सर्विस प्रोवाइड करने का, उस पर GST चार्ज करके आपको देंगे। ये क्लियर हो गया। उसके बाद केटरिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग कहाँ पड़ा था, ये रहा,
केटरिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग, ये जो 4 सर्विसेज है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रेमाइसेस के अंदर होनी चाहिए। मतलब मैम जो कैंटीन है, जो हाउसकीपिंग की सर्विस है, जो सिक्योरिटी की सर्विस है, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर होनी चाहिए, तब जीएसटी नहीं लगेगा। अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बाहर हो रही है तब जीएसटी लगेगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्रेमाइसेस के बाहर हो रही है तब जीएसटी लगेगा। फॉर एग्जांपल हमने हमारा कॉलेज था, उसने कोई भी हमारा एक अच्छा सा सेमिनार कंडक्ट किया, तो कॉलेज के अंदर कर रहा है, उसके लिए उसने सिक्योरिटी की सर्विस बुलाई है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। पर कॉलेज प्रेमाइसेस के बाहर जाके कर रहा है, आउटसाइड द प्रेमाइसेस, तो जीएसटी लगेगा। ठीक है जी, आगे चलो, कुछ क्लैरिफिकेशंस है। अब देखो 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। जब भी 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कोई भी क्लैरिफिकेशन होती है तो वो सीबीडीटी देता है, वो उसका डिपार्टमेंट होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, जीएसटी के अंदर कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है, इसकी कोई भी इशू रिस्पेक्ट में कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो कौन देता है? सीबीआईसी देता है, सीबीआईसी। ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन उसने क्या दी है? देखो सबसे पहली चीज़ उसने ये बताया, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग कोर्सेज जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के थ्रू अप्रूव्ड है, ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड है मर्चेंट शिपिंग एक्ट के थ्रू, तो वो क्या है, उन सारे कोर्सेज के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। देयरफॉर इट इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अंडर जीएसटी लॉ एंड द कोर्सेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लेवाई ऑफ जीएसटी। ठीक है जी, तो अगर मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिखा हुआ आ जाए और वो ऐसे ट्रेनिंग कोर्सेज आपको दे रहा है जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के थ्रू अप्रूव्ड है, तो भाई उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर आंगनवाड़ी भी आता है, तो अगर सर्विंग ऑफ फूड टू आंगनवाड़ी, कोई भी लोग चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट कॉर्पोरेट्स हो, आंगनवाड़ी को खाना दे रहे हैं तो वो इस एग्जेम्पशन के अंदर आ जाएंगे। चाहे वो स्पॉन्सर कर रही है गवर्नमेंट, चाहे वो डोनेशन के थ्रू स्पॉन्सर हो रहा है, कोई भी खाना आप आंगनवाड़ी को दे रहे हो तो आंगनवाड़ी को हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में काउंट करते हैं और आप एग्जेम्प्ट हो। ठीक है जी, उसके बाद फॉलोइंग क्लैरिफिकेशन आर इशूड विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल और स्टेट बोर्ड्स। बोर्ड के रिस्पेक्ट में क्या क्लैरिफिकेशन आई है? इंक्लूडिंग एनबीई। एनबीई का मतलब क्या होता है? नॉन बिजनेस एंटिटी। क्या क्लैरिफिकेशन आई है? कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बाय चार्जिंग फीस। कहने का मतलब क्या है, अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है जी, ठीक है, इसके लिए आप कोई भी फीस चार्ज कर रहे हो तो वो भाई एग्जेम्प्ट होगा। इनपुट सर्विसेज टेकन फॉर कंडक्टिंग सच एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट एग्जेम्प्ट होगा। Accreditation for educational institution or profession as to authorize them to provide the respective services taxable होगा। ये समझने की कोशिश करना कि एक्रीडिएशन का मतलब क्या होता है। एक्रीडिएशन का मतलब होता है बेटा एक तरीके से आपका ऑफिशियल अप्रूवल, एक तरीके से आपको अप्रूव करा जा रहा है। किसको? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। कौन अप्रूव कर रहा है? मैम जो भी ऑथराइज बॉडी है, जो भी काउंसिल है, बॉडी है, अथॉरिटी है, बोर्ड है, वो अप्रूव कर रहा है, ऑथराइज कर रहा है। क्या करने के लिए? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, कि आप लीगली एजुकेशन, ट्रेनिंग, प्रोफेशनल सर्विसेज वगैरह दे सकते हो। तो ये चीज़ क्या है? टैक्सेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कॉलेज है तो उसको अप्रूवल मिल जाए कि भाई आप एमबीए या फिर आपके मान लो से वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी करा रहा है, उसको अप्रूवल मिल जाए कि वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर एमबीए करा सकता है। ठीक है, तो समझो वो एक तरीके से क्या है? एक्रीडिएशन टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूट और प्रोफेशनल सो एज टू ऑथराइज देम टू प्रोवाइड रिस्पेक्टिव सर्विसेज, ये चीज़ आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मैं बता दूँ। बेसिकली एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल सेक्टर, इसके अंदर आपको मेन फोकस रखना है किस चीज़ के ऊपर, कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर कोई भी सर्विस ले रहा है तो इन 3 टाइप की सर्विस के अंदर कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ऊपर कौन सी सर्विस एग्जेम्प्ट होगी और कौन सी टैक्सेबल। ये अगर अच्छे से याद है तो क्वेश्चंस इसके निकाल लोगे। ठीक है जी, अच्छा एक और चीज़ मुझे आपको बतानी क्या है, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल दूँ, फुल मार्क्स क्लासेस विल नॉट बी काउंटेड अंडर द कैटेगरी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बिकॉज वो एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। ठीक है, इस पे एक पॉइंट आ सकता है अगर बनाना चाहे वो, और इस चीज़ में मेजरली जो पॉइंट्स है वो देखे जाते हैं इस चीज़ के एडजस्टमेंट पे। बेटा सिर्फ पढ़ना ही नॉट इम्पॉर्टेंट, यही नहीं है सेल्फ सफिशिएंट। उस पढ़े हुए के अंदर कौन सा ऐसा फोकस एरिया है जहाँ से मेरे क्वेश्चंस बनकर आते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग साइड पर से डेवलप करना इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो इस चार्ट को ब्यूटीफुल तरीके से अपनी नोटबुक में बना लो, बिकॉज अभी की हो सकता है आपको थोड़ी मेहनत लग रही हो, पर जो चीज़ आपके लिए प्रिपेयर हो रही है ना, वो बेटा ट्रस्ट मी, बिलीव मी, बहुत अच्छी चीज़ आप प्रिपेयर कर रहे हो, जिसके अंदर बहुत कॉम्पैक्ट वे में आपकी सारे पॉइंटर्स कवर हो रहे हैं। ठीक है जी, अब बताओ, जिस बच्चे को चार्ट पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पता है ना, उसको पता है कि मुझे 3 सर्विस यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे 1 2 3 3 लिखना है, मतलब 3 तो सब में कॉमन होगा। यहाँ पे 1 2 पहले मेरा स्कूल था, फिर मेरा कॉलेज था, फिर 2 ऐसी चीज़ें थी जिसके बारे में मुझे
मुझे नहीं पता था, विच इज़ अप्रूव वोकेशनल कोर्सेज और बाद में मेरे सेंट्रल एंड स्टेट के बोर्ड्स। बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है जी। अब इसके अलावा क्या ऑप्शन था आपके पास, आप प्रेजेंटेशंस के थ्रू पढ़ते रहते या बुकिश लैंग्वेज पढ़ते रहते, तो पढ़ तो लेते पर रिटेन नहीं रह पाता। तो इसीलिए अभी भी टाइम है, अच्छे से अपने नोट्स साइड बाय साइड प्रिपेयर करते हुए चलो। बाकी कोई डाउट कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपने आगे वाले अब जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उसको समझेंगे और अच्छी तरीके से, ठीक है।